आइए जानते हैं अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार और अनुनासिक तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश किया जाएगा कि इसमें से कौन सा व्यंजन है और कौन स्वर है। खैर, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है हंस, हंस। अब देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना जरूरी हो जाता है दोनों का फर्क जानना, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। जब हंस लिखा है तो हंस का मतलब हंसना होता है, लेकिन जब मैंने लिख दिया हंस तो हंस का मतलब एक पक्षी हो गया। ये तो दोनों का फर्क रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात किया जाएगा आज। कई नियम बताऊंगा कि कब अनुस्वार पंचमाक्षर के रूप में लिखा जाता है, कब उसे व्यंजन के रूप में लिखा जाता है, कब अनुस्वार के रूप में। और मजेदार बात यह है कि अनुनासिक को भी कब अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक बाकायदा नियम के तहत होता है। तो आइए जानने की कोशिश किया जाए। ये जो सामने आपके लिखा हुआ है ना, तो ये जो है इसे कहा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक, ये अनुनासिक है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये अनुस्वार है, अनुस्वार है। एक बात तो ये है कि पहले समझिए कि अनुस्वार इसे कहते हैं और इसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ अनुस्वार, यानी कि स्वर के बाद आने वाला ये व्यंजन है। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, ये जो है ये व्यंजन है जो स्वर के बाद आता है। यहां तक कि हम लोग कह सकते हैं कि स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूल रूप से ये क्या है, ये व्यंजन है। ये जो है अनुनासिक, ये मूल रूप से स्वर होता है, ये मूल रूप से स्वर होता है। एक बात तो ये हो गई कि ये व्यंजन है और ये स्वर है। अच्छा, इसका उच्चारण, ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वह नाक से होता है, और अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वह नाक के साथ साथ मुख से होता है। यानी कि नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं तो अनुनासिक का उच्चारण कर पाते हैं, और सिर्फ नाक का सहारा लेंगे तो हम अनुस्वार का उच्चारण करें। जैसे हम कहते हैं हंस, हंस, हंस। जब हंस कहते हैं सिर्फ नाक से, लेकिन यहां पर हंस, हंस कहते हैं, हंस कहते हैं, तो यानी कि नाक और फिर मुख दोनों से एक साथ उच्चारण किया जाता है, तब जाके अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। खैर, आइए अब जरा एक बात बताइए। अब आज हम नियम क्या देखें, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिएगा। आज कई नियम मैं आपको बताऊंगा। ठंडा आप ऐसे भी लिखते हैं, ठंडा आप ऐसे भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संचय आप ऐसे भी लिखेंगे तो संचय आप ऐसे भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। देखिएगा, बंधन ऐसे भी लिखा जाता है, बंधन ऐसे भी लिखा जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो पंचमाक्षर है, यह पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। यह पंचमाक्षर है, यानी कि वर्ग का पांचवा अक्षर, तो यह अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। तो आप ऐसे तो लिख देंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, कान्हा ऐसे ही तो लिखा जाता है ना, लेकिन कान्हा आप ऐसे नहीं लिख सकते। अन्न ऐसे लिखा जाता है ना, अन्न आप ऐसे नहीं लिख सकते। कण्व ऐसे लिखा जाता है, कण्व ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो क्या कहता है नियम कि यहां पर बंधन ऐसे है तो ये भी सही है, और ये ऐसे है तो फिर ये भी सही है, लेकिन वही अन्न ऐसे नहीं लिख सकते, कण्व ऐसे नहीं लिख सकते। इसका नियम क्या है, आइए जरा एक एक करके देखते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें, मैं सब कुछ जब बता ले जाऊंगा, सब मैं बहुत विस्तार से वर्णन जब कर ले जाऊंगा, तो फिर आपके लिए मैंने 3 प्रश्न रखे हुए हैं आखिर में, और आप बताइए कमेंट करके उन तीनों प्रश्नों में से कौन सा उत्तर सही है। आइए, पहला जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ये अनुस्वार है, जैसे मैंने अभी अनुस्वार कहा। अब अनुस्वार क्या है, अंडा, नाक से उच्चारण हो रहा है। संजय, गंगा, मंगल, चंदा, संबंध, मंत्र, उच्चारण हो रहा है ना। अब ये जो अंडा है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय है तो संजय को आप ऐसे लिखते हैं,
लेकिन गंगा जो है, गंगा को ऐसे लिखा जाता है। अभी मैं ये भी नियम बता रहा हूं कि सब अनुस्वार है, लेकिन सब अनुस्वार के साथ क्यों ये अण में, यहां पर इया में और यहां पर अंग में कैसे परिवर्तित हो रहा, अभी मैं वो भी बता रहा हूं। अनुनासिक में देखिएगा, जिसको हम लोग चंद्रबिंदु कहते हैं, वो सब चंद्रबिंदु है। देखिएगा, हंस, गांव, मुख, अब नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हुआ रहा इसका, कांच, आंख, मां, अंधेरा, ऐसे लिखा जाता ना। लेकिन सब में ध्यान से देखिएगा, यह जो शिरोरेखा है, इसके ऊपर मात्रा जब तक नहीं है तभी तक चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। जब तक शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तभी तक चंद्रबिंदु का, यानी कि अनुनासिक का प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में किया जा रहा है। लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो जाए, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो जाए, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा, ऐसे कोई भी मात्रा हो जाए, तो फिर ये चंद्रबिंदु के जगह पर सिर्फ हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे अनुस्वार का करते हैं। जैसे बात समझ में आ गई? तो अब अनुनासिक अनुस्वार की तरह से कब लिखा जाता है, सीधा सा उसका नियम बस इतना ही है कि शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा ना हो तो चंद्रबिंदु के रूप में, और शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा गई तो फिर बिंदु के रूप में। जैसे देखिएगा क्या लिखा, हैं लिखा, हैं, तो हैं ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार नहीं है, लेकिन यहां पर चंद्रबिंदु के जगह पर सिर्फ मैंने बिंदु का प्रयोग किया। मेढक लिखे, लेकिन मेढक लिखा हुआ है, तो मेढक म पर एक ही मात्रा है, यानी कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, तो फिर यहां भी सिर्फ बिंदु का प्रयोग हुआ। उसी तरह से गेंद में देखिए, उसी तरह से गोंद में देखिए, मैं, कहीं, ऐसे ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब जरा ये आते हैं एक एक करके नियम पे देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये अंडा लिखा है ना, ये अनुस्वार पंचमाक्षर में कब परिवर्तित होगा, यानी कि मैंने शुरू में कहा कि ये क्या होता है, यह व्यंजन होता है। तो मूल रूप से व्यंजन में कब इसको लिखेंगे, जब व्यंजन है तो व्यंजन की तरह से लिखा जा सकता है, सीधी सी बात है। जैसे अंडा ऐसे भी सही है और अंडा ऐसे भी सही है, सीधी सी बात है, व्यंजन होता है और व्यंजन है। इसी व्यंजन को अनुस्वार के रूप में तो लिखा हमने। अच्छा, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो अनुस्वार है, अब अनुस्वार को यहां व्यंजन के रूप में लिखना है, तो ध्यान देना है उसके बाद ये जो व्यंजन होगा ना, तो जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसी वर्ग का पांचवा अक्षर यहां आएगा। तो ये क्या है भाई, ड है ना, ड है, तो ड वर्ग का पांचवा क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, अण, अण होता है ना। तो आप यहां पर अण ही लिखेंगे, अण ही लिखेंगे, अण। आप यहां क्या लिखेंगे, अण लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लिखा है यहां पर संजय, संजय लिखा है ना। अब ये यहां पर अनुस्वार को यहां व्यंजन के रूप में लिखना है, तो ये ज लिखा है, ज लिखा है। अब ज का पांचवा क्या होगा, तो च, छ, ज, झ, इया होता है। तो फिर संजय लिखने के लिए हम क्या करेंगे, संजय लिखने के लिए इया का प्रयोग करेंगे। अब ये लिखा जाएगा, देखिए संजय, ये संजय ऐसे लिखा जाएगा। दोनों अनुस्वार है, लेकिन जब अनुस्वार व्यंजन के रूप में आएगा तो किस तरीके से आएगा, यहां पे अणा के रूप में आएगा और यहां पर इया के रूप में आएगा। उसी तरीके से जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ढेर सारे शब्द हैं, गंगा लिखा है, तो गंगा ये दूसरा व्यंजन क्या है, ग है, तो ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, क, ख, ग, घ, अंग, अंग होगा ना। तो फिर गंगा लिखने के लिए देखिएगा यहां पे जो ऐसे लिखा जाएगा गंगा। उसी तरह से मंगल है, आप कमेंट करके बताइए मंगल कैसे लिखा जाएगा। चंदा बता दीजिए, संबंध बताइए, संबंध में देखिए, संबंध सबसे मजेदार संबंध है, जरा कमेंट करके बताइएगा तो संबंध कैसे लिखा जाएगा। अगर व्यंजन के रूप में लिखें, पंचमाक्षर के रूप में लिखें, तो संबंध कैसे लिखा जाएगा। मंत्र मैंने बता दिया, मंत्र कैसे लिखा जाएगा। संगम, संगम कैसे लिखा जाएगा।
चंदन, देखिए चंदन, अब यहां पे द है ना, तो दूसरा अक्षर क्या है, द है, तो द है, तो द का पांचवा अक्षर तो, थ, द, ध, न, तो चंदन लिखा जाता है, चंदन लिखा जाता है। देखिएगा चंदन ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि दूसरा अक्षर द था तो द का ही पांचवा लिखा जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई देखिएगा लिखा है संवाद और संशय, तो संवाद और संशय लिखा जाता है। तो संवाद में पीछे से आ रहा है व, ये दूसरा अक्षर क्या है, व है, तो व वर्गीय व्यंजन नहीं होता है। अब व का कोई पांचवा अक्षर नहीं होता है, कोई पंचमाक्षर नहीं होता है। यहां पे देखिए दूसरा क्या है, श है, तो श वर्गीय व्यंजन नहीं होता है, श का कोई पंचमाक्षर नहीं होता है, इसीलिए ये व्यंजन के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। संवाद ऐसे ही लिखा जाएगा, ये व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जाएगा। संशय ऐसे ही लिखा जाएगा, ये व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए अब जरा दूसरे नियम पे चलते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है भाई, देखिएगा सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब देखिएगा आगे ऐसे लिखा हो सम, तो सम उपसर्ग के बाद अगर य, र, ल, व, श, 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 ह आए तो सदैव अनुस्वार के ही रूप में प्रयोग होगा। अभी बताया ना, सदैव अनुस्वार के ही रूप में प्रयोग होगा, वह मूल व्यंजन के रूप में यानी कि पंचमाक्षर के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो सम उपसर्ग आए तो सम के बाद आप क्या जोड़ दीजिए, सार जोड़ दीजिए, सार जोड़ दीजिए, तो फिर ये बनता है संसार बनेगा, संसार बनेगा। उसी तरह से देखिएगा लिखा है संवाद, अब ये संवाद नहीं होगा, क्या होता है, ये संवाद होता है, यह सदैव अनुस्वार के ही रूप में लिखा जाता है। उसी तरह से क्या लिखा है संयम, तो संयम नहीं होगा, क्या होगा, संयम होता है। इसी तरह से संशय है तो संशय कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दूसरा अक्षर है य, र, ल, व, श, स, ह है, तो फिर वो सदैव अनुस्वार के रूप में होगा, उसका पंचमाक्षर या उसका व्यंजन रूप नहीं होता है। अब अगले जरा नियम पे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी भी अनुस्वार के बाद यानी कि इस बिंदी के बाद, किसी भी अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आए तो अनुस्वार नहीं होगा। अब ये देखिए मजेदार बात, अब इसमें क्या था, सम उपसर्ग के बाद, इसमें क्या था, सम उपसर्ग के बाद अगर य, र, ल, व, श, स आता तो यह सदैव अनुस्वार हो रहा था। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि किसी भी अनुस्वार के बाद कोई भी अनुस्वार का प्रयोग हो, सम की बात नहीं, सम वहां हो गया। दूसरा नियम कि किसी भी अनुस्वार के बाद अगर य, र, ल, व, श, स आए तो अब यहां पर कह रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, अब ये लिखा है ना अन्य, अब आप इसे अन्य को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा ना, ये अमान्य लिखा हुआ है, अमान्य लिखा है। अब आप इसे अमान्य ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तुम्हारा लिखा है तुम्हारा, तो अब आप इसे तुम्हारा ऐसे नहीं लिख सकते। इसी तरह से कान्हा लिखा है, अब कान्हा को पीछे से ह आ रहा है ना, तो कान्हा को आप ऐसे नहीं लिख सकते, कान्हा को ऐसे नहीं लिख सकते। किसी भी अनुस्वार के बाद सम छोड़ के, सम का नियम इसके जस्ट पहले मैंने बता दिया है, सम के अलावा कोई भी अनुस्वार है और पीछे से क्या आना चाहिए, य, र, ल, व, श, स, ह अगर आता है तो फिर यह अनुस्वार नहीं होगा, उसके मूल व्यंजन के तौर पे लिखेंगे। अब ऐसे लिखा है, कण्व लिखा था, ऐसे ही लिखा जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, अनुस्वार के रूप में अब नहीं लिखेंगे। सम उपसर्ग के साथ क्या था, आप सदैव अनुस्वार के रूप में लिख रहे हैं, और सम उपसर्ग के अलावा किसी भी अनुस्वार के साथ अगर ये य, र, ल, व, श, स, ह आता है तो सदैव आप मूल व्यंजन के तौर पे लिखेंगे, यहां अनुस्वार नहीं लिखेंगे। अब जरा अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है भाई, अनुस्वार के बाद कोई भी पंचमाक्षर आए, कोई भी पांचवा व्यंजन आए, वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर तो उसे ही कहते हैं, अंग, इया, अड़ा, न, म, यही पंचमाक्षर है।
किसी भी अनुस्वार के बाद अगर पंचमाक्षर आए तो फिर यहां भी कह रहा है कि अनुस्वार नहीं होगा, किसी कीमत पर अनुस्वार नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। आप उन्नत ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो उन्नत लिखने के लिए हमेशा मूल व्यंजन के तौर पे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई ना कोई पांचवा अक्षर आ रहा है। तो जब पीछे से कोई ना कोई पांचवा अक्षर आ रहा होगा तो फिर अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अब लिखे गन्ना, ऐसे गन्ना लिखा जाता है क्या? नहीं ना। तो गन्ना ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो गन्ना ऐसे ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से भी पांचवा आ रहा है, तो ये पांचवा पंचमाक्षर के रूप में लिखा जाएगा, अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए अम्मा लिखा है, अनमा, अनमा क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो आप अम्मा ऐसे ही लिखते हैं, अम्मा ऐसे ही लिखते हैं। सम्मेलन ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना। कैसे लिखा जाता है? सम्मेलन ऐसे ही लिखा जाता है। उसी तरह से देखिएगा अन्न आप ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अन्न ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं कि आप को सभी नियम समझ में आ गए होंगे। तो आ गए होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। बूंद, दूसरा है अंधेरा, तीसरा आंवला, चौथा खुशियां। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही है। अब जरा दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा? जहा, साज, गोद, रग। 4 शब्द मैंने लिखा, अधूरा शब्द मैंने लिखा हुआ है। जहा, साज, गोद, रग। इन 4 शब्दों में किसमें अनुस्वार का सही प्रयोग किया जाएगा और यह शब्द जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण हो जाएंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि आखिरी प्रश्न क्या था? कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए कंचन। अब पंचमाक्षर के तौर पे मैंने लिखा हुआ है। क्या कंचन ऐसे लिखा जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। या पंच सही है, या कुंडा सही है, या मंजन सही है? कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का जरा बताइएगा ध्यान से। कंचन सही लिखा है कि पंच सही लिखा है कि कुंडा सही लिखा है या मंजन सही लिखा है? ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अनुस्वार और अनुनासिक का दोनों का फर्क आप समझे होंगे और फर्क के साथ साथ अनुस्वार का कितने तरीके से कब कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी मैंने बताया नियम के साथ। तो मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।